नमस्कार, सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं विशेष समाचार। पाकिस्तान के इरादों को समझने की है जरूरत। जब पाकिस्तान भारत को अपना शत्रु मानने पर आमादा है, तब सिद्धू जैसे नेताओं के लिए जरूरी है कि वे स्वयं को इस वास्तविकता से परिचित कराएं। पाकिस्तानी सियासत में 17 नवंबर की तारीख बड़े सियासी घटनाक्रम की गवाह बनी। इमरान सरकार ने इस दिन संसद के संयुक्त सत्र में ताबड़तोड़ अंदाज में 33 विधेयक पारित कराए। विपक्षी दलों के बहिष्क्रमण और बेकाबू हालात के बीच यह असाधारण कदम उठाया गया। इसके लिए संयुक्त सत्र का दांव इसलिए चला गया क्योंकि सरकार सामान्य विविधा प्रक्रिया से इन विधेयकों को पारित कराने को लेकर आश्वस्त नहीं थी। माना जाता है कि इमरान खान को पर्दे के पीछे से सेना का समर्थन मिला ताकि वह संयुक्त सत्र के पड़ाव को सफलतापूर्वक पार कर सके। संसद के इस संयुक्त सत्र की कार्रवाई से पाकिस्तान के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य की कई झलकियां दिखती हैं। उनका वास्ता पाकिस्तानी सेना और इमरान खान सरकार के बीच संबंधों से लेकर विपक्षी दलों तक से है। इन पहलुओं की पड़ताल इसलिए आवश्यक है क्योंकि वे इमरान खान के राजनीतिक भविष्य और पाकिस्तान व नागरिक सैन्य रिश्तों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। हाल में इमरान पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर बाजवा और ISI के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को उनके पद से हटाकर उनकी नई नियुक्ति के फैसले से असहमत थे। हामिद के स्थान पर बाजवा ने कराची कॉर्प्स कमांडर नदीम अंजुम को ISI का नया मुखिया बनाने का जो फैसला किया, सेना ने 6 अक्टूबर उसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी। पाकिस्तानी सेना से जुड़ी वरिष्ठ नियुक्तियों में वैसे तो सेना प्रमुख का ही निर्णय अंतिम माना जाता है, परंतु ISI मुखिया के सामने मामले में प्रधानमंत्री की सहमति भी जरूरी है। अंजुम की नियुक्ति पर इमरान ने शुरुआती हिचक दिखलाई। वह चाहते थे कि ISI की कमान हामिद के हाथ में हो। दरअसल राजनीतिक प्रबंधन में हामिद इमरान के मददगार रहे हैं। यूं तो किसी देश की खुफिया सेवा के प्रमुख को ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर पाकिस्तानी राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन की ISI सेना में दखलंदाजी चलती रही है। इस मामले में जब इमरान ने हिला हवेली दिखाई तो पाकिस्तान के राजनीतिक भविष्य पर आशंकाएं बढ़ती चली गई, खास तौर से यह देखते हुए कि सभी वरिष्ठ जनरल बाजवा के फैसले पर एकजुट हो गए हैं। आखिर इमरान ने अंजुम की नियुक्ति पर सहमति जताई, मगर इसे इतना लटका दिया कि यह फैसला 20 नवंबर को ही अमल में लाया जा सका। टकराव को लेकर यह संकट भले ही टल गया हो, लेकिन इसने इमरान और बाजवा के बीच भरोसे को घटा दिया। निसंदेह 2018 में इमरान की जीत में सेना के समर्थन की बड़ी मेहरबानी रही है। उन्होंने बाजवा को का कार्यकाल विस्तार देकर उस एहसान का मोल भी चुकाया। फिर अब जब दोनों बीच की दीवारों के बीच में दरार आ गई है, तब सेना प्रमुख ने आखिर क्यों संयुक्त रूप से इमरान की नया पार लगवाई। असल में सेना नहीं चाहती कि जब उसे तालिबान के माध्यम से अफगानिस्तान में बड़ी सफलता मिली है, तब पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो। फिलहाल वे नए चुनाव और सैन्य तख्तापलट के जरिए सत्ता कब्जाने से बचना चाहती है, इसलिए उसने इमरान सरकार में थोड़ी चाबी और भर दी है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इससे सरकार की गाड़ी और कितनी दूर तक जाएगी। यह मुश्किल लगता है कि बाजवा इमरान को अगले सेना प्रमुख की नियुक्ति पर फैसला करने देंगे। बाजवा का विस्तारित कार्यकाल अगले वर्ष नवंबर में समाप्त हो रहा है। सेना को उम्मीद है कि अगले 6 महीनों में अफगानिस्तान में तालिबान शासन शायद सामान्य हो जाएगा। इससे अफगान मोर्चे पर बेचैनी से उसे मुक्ति मिल जाएगी। इमरान सरकार की तमाम मुश्किलों के बाद भी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के माध्यम से विपक्षी एकता को मजबूत करने के प्रयास को विपक्षी दलों के रवैये से ही अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई है। विपक्षी दल इमरान के खिलाफ कोई ठोस योजना नहीं बना पाए हैं। साथ ही सेना के साथ संबंधों को लेकर नवाज शरीफ की पार्टी के भीतर भी कुछ दुविधाएं बनी हुई है। इसलिए खंडित विपक्ष ने कमजोर इमरान को कुछ राजनीतिक गुंजाइश प्रदान की है। इसके बावजूद तथ्य यह है कि पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था गहरे संकट में फंसी हुई है। चूंकि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं, तो बड़ी शक्तियां ये नहीं चाहेंगी कि उनकी अर्थव्यवस्था एकदम तबाह हो जाए।
क्योंकि इससे उपजी अस्थिरता से कट्टरपंथी ताकतों को मजबूती मिल सकती है। सेना और इमरान को की तहरीक ए लब्बैक ए पाकिस्तान जैसे संगठन के साथ उसकी शर्तों पर समझौता करना पड़ा, जबकि उसके लोगों ने पुलिस वालों की ही हत्या की थी। तहरीक ए तालिबान को कुचलने में नाकाम रहने के बाद सेना और इमरान का उससे संघर्ष विराम करना पड़ा। लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे जिन आतंकी धड़ों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, सेना की उन पर भी लगाम लगाने की कोई मंशा नहीं दिखती। आतंकियों के प्रति ऐसे लचर रवैये के कारण ही पाकिस्तान FATF के ग्रे सूची में बना हुआ है। हालांकि चीन के साथ पाकिस्तान के संबंध बढ़िया बने हुए हैं। चीनी निवेश बढ़ाने के मकसद से पाकिस्तान चीन आर्थिक गलियारे के दूसरे चरण की शुरुआत करने जा रहा है। उसे उम्मीद है कि इससे समृद्धि आएगी, लेकिन यह व्यर्थ की उम्मीद है। जब तक पाकिस्तान भारत के प्रति शत्रुता की भावना का परित्याग नहीं करेगा, तब तक उसके लिए आर्थिक सफलता संभव ही नहीं होगी। इससे उसकी अर्थव्यवस्था भारत के लिए खुलेगी। समस्या यही है कि पाकिस्तान भारत को एक स्थायी शत्रु मानता है। यह द्विपक्षीय संबंधों को लेकर कोई सकारात्मक नीति नहीं अपनाएगा। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने भले ही भारत पाकिस्तान के बीच खुली सीमा और व्यापार बढ़ाने की वकालत की हो और इमरान को अपना बड़ा भाई बताया हो, वह असल में पाकिस्तान के असली चरित्र और भारत के प्रति उसकी गहरी दुश्मनी से अनभिज्ञ है। भारत के खिलाफ लगातार दुष्प्रचार और कश्मीर घाटी में उसका फैलाया आतंकवाद ही पाकिस्तान की असलियत है। ऐसे में सिद्धू जैसे नेताओं के लिए बेहद आवश्यक होगा कि वह स्वयं को इस वास्तविकता से परिचित कराएं। इस समाचार के लेखक हैं विदेश मंत्रालय के सचिव विवेक कटजू। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की विशेष समाचार के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।